में द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर इकाई 2 काव्य हेतु। आइए जानते हैं कि काव्य हेतु किसे कहते हैं और विभिन्न विद्वानों ने कितने काव्य हेतु माने हैं। काव्य या साहित्य के हेतु का सीधा अर्थ है काव्य निर्मित के कारण। इन्हें ही साहित्य के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। जीवन की भांति काव्य की मूलभूत प्रेरणाओं को निश्चित कर सकना कठिन है। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक हुई है। इस विषय में एक मत की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। कुछ कवि सौंदर्य उपासना से काव्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, तो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य के अनुपम उपकरणों से। किन्हीं को संगीत की स्वर लहरी या हिमाच्छादित शैल श्रृंग कहते हैं चोटी को, और झरते हुए झरने काव्य की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्हें स्त्री दर्शन के बिना काव्य स्फुरण होता ही नहीं। पाश्चात्य कलाकारों में अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्य प्रेरणा अवैध प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की और अपनी काव्य प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो निसंकोच रूप से इन साधनों को अपनाया। भारतीय काव्यशास्त्र में इन हेतुओं का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों तथा आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण काव्य हेतु निम्न प्रकार हैं। संस्कृत आचार्यों के मत के अनुसार काव्य हेतु आचार्य भामा। काव्य अलंकार में भामा ने स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो जाता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुरित होता है। वे ये स्वीकार करते हैं कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्कशास्त्र तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। उन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। पर वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हैं। आचार्य दंडी अपने काव्यादर्श में काव्य हेतु के विषय में जो मत प्रकट किया है, उसका आशय इस प्रकार है कि पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न रहने पर भी यत्न, सत्संग और अध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी पर कृपा करती है। वाणी से तात्पर्य सरस्वती से है। दंडी ने 2 प्रकार की काव्य कोटियाँ स्वीकार की। पहला उत्तम, इसमें प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार की है। सामान्य, यह काव्य प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन, सत्संग और प्रयत्न द्वारा निर्मित कर सकता है। तीसरे आचार्य वामन अपने काव्यालंकार सूत्र में काव्य हेतु पर प्रकाश डालते हुए लिखा है: कवित्व बीजम प्रतिभानम, अर्थात प्रतिभा ही कवित्व का कारण है। प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार करने के साथ ही उन्होंने लोक व्यवहार, शास्त्र, शब्दकोश तथा एकाग्रता या अवधान का भी उल्लेख किया है। चौथे आचार्य हैं आचार्य जयदेव। आचार्य वामन के मत का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा है कि ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य हैं, अतः प्रमुख कारण प्रतिभा है। 5वें आचार्य रुद्रट काव्य हेतु के
रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को स्वीकार किया है। प्रतिभा के स्थान पर वो शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। एकाग्र चित्त होने पर अर्थों का अनेक प्रकार से विस्फुरण होता है तथा कमनीय पद स्वयं कवि के सामने प्रतिभाषित होते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा ये अपूर्व घटना घटित होती है उसी का नाम शक्ति है। आचार्य आनंदवर्धन प्रतिभा को एक प्रमुख हेतु स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि से प्रतिभा रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है। सातवें हैं आचार्य राजशेखर, शक्ति को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है। समाधि तथा अभ्यास को उसका सहायक मानते हैं। राजशेखर ने प्रतिभा को दो भागों में विभाजित किया है। पहला कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा भावयत्री प्रतिभा। कवि को काव्य कर्म में उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री और काव्यास्वाद लेने तथा उसके गुण दोषों को समझने की शक्ति भावयत्री प्रतिभा है। आठवें आचार्य हैं आचार्य मम्मट, काव्य हेतु के रूप में शक्ति निरूपण और अभ्यास का सम्मिलित रूप स्वीकार किया है। शक्ति को प्रतिभा का दूसरा रूप कहा है। काव्य शास्त्र तथा अन्य विधाओं के अनुशीलन से उत्पन्न चातुरी को निपुणता कहा है और सद्गुरु की शिक्षा से काव्य का अध्ययन अभ्यास है ऐसा बताया है। आचार्य मम्मट का यह मत समीक्षकों को मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, क्योंकि काव्य निर्मित के लिए तीनों का सम्मिलित रूप आवश्यक होता है, जो आदि कवि वाल्मीकि मुँह से बिना अभ्यास और निपुणता के काम मोहित क्रंच के जोड़े को देखकर श्लोक निश्रित न होता तो रामायण का प्रेरणा स्रोत बना। काव्य हेतुओं का भावार्थ जानते हैं। जो प्रमुख काव्य हेतु बताए गए हैं प्रतिभा जैसे, तो उनका भावार्थ क्या है, उनसे तात्पर्य क्या है। पहला है प्रतिभा। प्रतिभा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भट्टतौथ ने लिखा है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए विचारों का उन्मूलन करने वाली शक्ति प्रज्ञा ही प्रतिभा है। रुद्रट के अनुसार स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का स्फुरण करने वाला गुण ही प्रतिभा है। कुंतक ने इसे पूर्व जन्म का संस्कार कहा है, तो महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र माना है। प्रतिभा को तृतीय नेत्र कहा। दूसरा बिंदु है व्युत्पत्ति या निपुणता। आचार्य रुद्रट ने व्युत्पत्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है, छंद, व्याकरण, कला, लोक की स्थिति, पद तथा पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान से उचित अनुचित विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही व्युत्पत्ति है। आचार्य मम्मट ने इसे निपुणता कहा। उनके अनुसार लोक और शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से जो चतुरता प्राप्त होती है वही निपुणता है। अभ्यास किसी कार्य को हृदयंगम करने तथा उसमें प्रवीणता हासिल करने के लिए किया जाने वाले निरंतर प्रयास ही अभ्यास है। समाधि अथवा अवधान, स्थिर चित्त से किसी भी कार्य को संपन्न करना या मन के एकाग्रता की स्थिति समाधि है। ये तो हो गया भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य हेतु। अब आइए जानते हैं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य हेतु के विषय में क्या लिखा। पहले विद्वान हैं कॉलरिज।
इसम प्लास्टिक पावर या मूर्त विधायनी शक्ति को काव्य हेतु के रूप में कोलेरिज ने स्वीकार किया है। प्लास्टिक पावर का अर्थ है अनगढ़ वस्तुओं को सुगढ़ बनाने की कला अथवा अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने की शक्ति। ईश्वर में इस विचित्र शक्ति की सत्ता कोलेरिज स्वीकार करते हैं। कभी भी प्रजापति के समान सृष्टा है। ईश्वरीय श्रेष्ठ के समान ही कवि श्रेष्ठ अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप प्रदान करती है। इसके लिए कवि के पास प्रधान साधन प्रतिभा है। इसीलिए कोलेरिज ने अनेक स्थलों पर कवि प्रतिभा की तुलना श्रेष्ठ के ईश्वरीय कार्य से की है। दूसरे हैं शैली। इन्होंने इमेजिनेशन अर्थात प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। इमेजिनेशन का दूसरा अर्थ कल्पना भी होता है। प्रतिभा को ही उन्होंने विधायकी शक्ति कहा है, जिसके बल पर कवि सुंदर साहित्य का निर्माण करता है। तीसरे विद्वान है प्लेटो। प्लेटो ने कवि के लिए स्फूर्ति, प्रेरणा या प्रतिभा की नितांत आवश्यकता बताई है। प्लेटो का कहना है कि दैवी पागलपन के कारण कवि सुंदर गीतों की रचना करते हैं। वे कविता को बुद्धि व्यापार की उपज न मानकर प्रतिभा की प्रसूति मानते हैं। प्लेटो के अनुसार मन की दो वृत्तियां हैं, बुद्धि व्यापार तथा स्फूर्ति व्यापार। प्रथम में यानी बुद्धि व्यापार में मन नितांत सजग रहता है और दूसरे में सुप्त दशा का अनुभव करता है। बुद्धि व्यापार का चमत्कार है शास्त्र तथा स्फूर्ति व्यापार का विलास काव्य है। चौथे विद्वान हैं अरस्तु, जिन्हें अंग्रेजी में एरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु ने प्रतिभा और अध्ययन के साथ अनुकरण की सहज प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया है। इसे काव्य की मूल प्रेरणा स्वीकार करते हुए लिखा है कि जो प्रवृत्ति बालक को अपने माता पिता की भाषा, व्यवहार आदि का अनुकरण करने को प्रेरित करती है, वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य रचना के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है। इस प्रकार निष्कर्ष पे आते हैं। संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के विद्वानों ने प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहयोग से प्रतिभा में निखार आ जाता है। व्युत्पत्ति को ही कुछ आचार्यों ने निपुणता तथा शास्त्र ज्ञान कहा है। समाधि एवं एकाग्रता की स्थिति में काव्य कारण के रूप में स्वीकार की है। अरस्तु ने अनुकरण की सहज प्रवृत्ति को काव्य हेतु स्वीकार किया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मत भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काम वासनाहीनता भाव तथा जीवन इच्छा को उन्होंने काव्य प्रेरणा स्वीकार किया है। भारतीय और पाश्चात्य मतों की तुलना करें तो भारतीय विद्वानों ने काव्य हेतु पर विस्तार से विचार किया है। अब तक काव्य कारणों पर इतना विस्तृत विवेचन होने के बावजूद भी अन्य बहुत सी प्रेरणाएँ बची रह जाती हैं। प्रतिभा मुख्य प्रेरणा भले ही हो, लेकिन उसे जागृत करने के लिए अन्याय, आत्मा अभिव्यक्ति, अतृप्त काम भावनाएं, अचेतन मन की ग्रंथियां जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। आधुनिक नारीवादी साहित्य के अध्ययन से इसका पता चलता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक कार्य की इस क्षेत्र में अपेक्षा है। इस प्रकार आपने पढ़ा काव्य हेतु।